कंटिन्यूटी ऑफ द बीम, और ये आपको ध्यान भी रखना है कि भाई क्या और कैसे होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए अगर मेरे पास में मान लीजिए दिस इज सपोज करें ये कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम और इस पे जो लोड लग रहा है दैट इज द W, और W जो रहता है ये लोड रहता है दैट इज WDL डेड लोड प्लस WLL लाइव लोड, दोनों का सम होके आता है, दिस इज द टोटल लोड विच इज एक्टिंग ऑन दिस बीम। अगर UDL लोड लग रहा है तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा और इसका जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू इज ये आ जाएगा 1/8 इंटू WL स्क्वायर। शियरिंग फोर्स डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू WL, 1/2 इंटू WL। सिमिलरली अगर मैं इसी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पॉइंट लोड लगा देता हूं तो भाई मेरे पास जो इसका शियरिंग फोर्स डायग्राम बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा दैट BMD इज द 1/4 इंटू WL, 1/4 इंटू WL। एंड शियरिंग फोर्स डायग्राम अगर हम देखते हैं तो शियरिंग फोर्स डायग्राम बन जाएगा ऐसा, दैट इज 1/2 इंटू W, दैट इज 1/2 इंटू W। दिस इज द BMD, this is the BMD and it is the SFD, this is the SFD। सिंपल है। ठीक ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं कंटिन्यूअस बीम के लिए फिक्स बीम के लिए अगर देखता हूं तो फिक्स बीम के अंदर मैं UDL लोड के लिए बना देता हूं, तो UDL लोड के लिए जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे जो वैल्यू होगा दैट इज 1/24 WL स्क्वायर और यहाँ पे जो वैल्यू होगा 1/12 WL स्क्वायर। नेगेटिव में 1/12 और पॉजिटिव में 1/24। एंड सबके लिए हम लोग ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं। पॉइंट लोड के लिए अगर मैं पॉइंट लोड के लिए वैल्यू बनाता हूं, मान लो अगर फिक्स बीम है तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा दैट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिकम लाइक दिस, माइनस प्लस, and this value is the 1/8 WL, this value is the 1/8 WL, this is the one। now the point is that कि अगर मेरे पास में सिंगल स्पान के बीम होते हैं, सिंगल स्पान में सिंपली सपोर्टेड सिंगल स्पान की बीम अगर मैं देखता हूं तो कौन कौन से हो जाएंगे, सिंगल बीम है दैट इज द सिंपली सपोर्ट, this is the simply support and this is the cantilever, this is the cantilever, this is the prop cantilever, this is the prop cantilever and it is the fixed one। तो I have the अगर मैं सिंगल स्पान बीम की बात करता हूं तो भाई मेरे पास में जो है वो 4 तरह की बीम होती है, दैट इज सिंपली सपोर्ट, कैंटिलीवर, प्रॉप और प्रॉप कैंटिलीवर। ये हो जाएगा प्रॉप कैंटिलीवर और फिक्स बीम। इन सब के लिए जनरल लोडिंग के रेस्पेक्ट में UDL लोड लगा दिया। जनरल लोडिंग माने, जनरल लोडिंग का मतलब एक तो UDL लोड हो गया या फिर सेंटर पे पॉइंट लोड हो गया या फिर ये L/2 हो गया या फिर A और B डिस्टेंस पे लोड हो गया। ये तीनों तरह के लोडिंग में इस पे लगा सकता हूं, इस पे एंड आई विल गेट द रेस्पेक्टिव बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स वैल्यू, जो कि स्टैंडर्ड डेटा के तौर पे हम लोग याद करते भी हैं, JN में जरूरी भी है सबके लिए। इन चारों बीम के लिए UDL लग रहा है तब बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, सेंटर पॉइंट लोड लग रहा है तब कितना होगा, इसेंट्रिक पॉइंट लोड लग रहा है तब कितना होगा। ये टोटल 3 हो गया ना, 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 12 बेंडिंग मोमेंट का और 12 ही शियर फोर्स का, ये वैल्यू तो याद होना चाहिए। एंड डायग्राम कैसा है वो भी ध्यान होना चाहिए। तो पॉइंट ये दोस्तों कि जब इसके ऊपर ये लोडिंग लग रहे हैं तो ये वैल्यू हम लोग याद कर सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेकिन अगर मेरे पास में एक से ज्यादा स्पान का बीम आ जाता है जो कि कंटिन्यूअस में है, और कंटिन्यूअस अगर मान लो मैं 3 स्पान का बीम बनाता हूं, तब ये 3 स्पान का बीम जो है अपने आप में अलग अलग तरीके का सपोर्ट कंडीशन
अलग अलग तरीके से बन सकता है 3 स्पान, लोडिंग भी वही है, बट इसके लिए जो है वो 3 अलग अलग तरीके से सपोर्ट कंडीशन बन सकती है। फिक्स हो गया, इधर सिंपली सपोर्ट हो गया, इधर सिंपली सपोर्ट, इधर सिंपली सपोर्ट, इधर फिक्स, इधर भी फिक्स। अब ये चाहे इधर करो चाहे इधर करो, बात एक ही है ना। अगर कोई ये सोचता होगा कि मैं इसको उठा के इधर कर दूं और इसको उठा के इधर कर दूं तो वो एक ही चीज है, वो अलग नहीं है। अब इन तीनों के लिए अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है, ये मैं आपको कौन से चैप्टर में, शेयर वाले चैप्टर में शायद इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के बता चुका हूं। तो इसके लिए मुझे अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, इस वाले के लिए बना रहा हूं तो इसका डायग्राम बनेगा, सपोर्ट पे फिक्स है तो नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, वापस यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, तो लुक एट दिस, एंड यहाँ पे सिंपली है तो ये बन जाएगा 0, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पान मोमेंट बोलते हैं, पॉजिटिव मोमेंट बोलते हैं और सेगिंग मोमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट मोमेंट बोलते हैं, नेगेटिव मोमेंट बोलते हैं और हॉगिंग मोमेंट बोलते हैं। ये सारा नोमेनकल्चर हम लोग जानते हैं। पॉइंट ये आता है माइंड के अंदर कि कब पॉजिटिव होगा और कितना होगा, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे सपोर्ट मोमेंट मैक्सिमम चाहिए तो मैं लोड की वैल्यू कैसे पुट करूं, समझ में आ रहा है भाई। हमारे पास जैसे हमने ये वैल्यू लिखा है, हमारे पास जैसे ये वैल्यू लिखा गया कि भाई अगर पॉइंट लोड मान लो, इसके लिए बात कर लेते हैं भाई। हमें कैसे पता चला कि भाई अगर मैं पॉइंट लोड को सेंटर पे रखूंगा तो ही इस बीम के लिए मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। अगर मैं पॉइंट लोड को एग्जैक्टली सेंटर पे लगता हूं सिंपली सपोर्ट में तो मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा इस बीम के लिए, और इसको लेके डिजाइन कर लोगे तो बाकी सब जगह बीम सेम रहेगा। दिस इज द क्रिटिकल पोजीशन ऑफ द लोड। अगर मैं इस लोड को सेंटर के अलावा अगर कहीं पे भी रखता हूं तो मेरे पास में जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आएगा वो इसके बराबर तो नहीं होगा, इससे कम ही होंगे, वो इससे कम ही होंगे। सो हियर आई कैन से if suppose the load is at the center then I will get the maximum bending moment for given beam। क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता कैसे चला, तो ये जो वैल्यू आप लोग डायरेक्टली लिख पा रहे हैं कि भाई सेंटर पे WL/4 होता है, तो ये लोड की पोजीशन यहाँ पे कैसे आई, कैसे पता चला, तो ये बताता है स्ट्रक्चर में ILD आपको बताता है कि अगर लोड सेंटर पे होगा तो ही इस बीम के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। बाकी अगर लोड इधर उधर कहीं जाता है तो फिर मैक्सिमम नहीं आएगा, वो कम ही रहेगा इससे। और ILD देते हैं कि जब एक यूनिट का लोड जब एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करता है तो लोड जैसे जैसे अपनी पोजीशन बदलेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बदलता जाता है। तो जब ये लोड का वैल्यू सेंटर पे आता है तो मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम लोग ये बोल देते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन सेंटर पे होगी और वैल्यू ये होगा। एक स्पान बीम के लिए सबके लिए मैक्सिमम वैल्यू हमने जो है लोड की पोजीशन के हिसाब से बता दी है। बट यहाँ तो मेरे पास में कंटिन्यूअस बीम है और इसमें कब मैक्सिमम सपोर्ट मोमेंट होगा, कब मैक्सिमम सपोर्ट मोमेंट होगा और कब मैक्सिमम स्पान मोमेंट होगा, इन दोनों के लिए लोड की पोजीशन अलग अलग होगी। दोनों के लिए लोड की पोजीशन अलग अलग होगी। अगर मुझे स्पान मोमेंट मैक्सिमम चाहिए तो मैं लोड की पोजीशन अलग रखूंगा। लोड भी कौन सा, डेड लोड तो सब जगह रहेगा क्योंकि डेड लोड बीम की डायमेंशन से आता है। लाइव लोड की पोजीशन अलग अलग रहेगी। तो यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों तो लाइव लोड की पोजीशन में कैसे रखूं कि मुझे स्पान मोमेंट मैक्सिमम मिले, और मैं लाइव लोड की पोजीशन कैसे रखूं कि मुझे सपोर्ट मोमेंट मैक्सिमम मिले।
तो मुझे वो लोकेशन फाइनल करनी है जिसके रेस्पेक्ट में मैं ये बता सकूं कि अगर मैं लोड का पोजीशन यहां रखता हूं तो मुझे सपोर्ट मोमेंट मैक्सिमम मिलेंगे, और अगर मैं यहां रखता हूं तो स्पान मोमेंट मैक्सिमम मिलेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज, इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग देख लेते हैं फॉर कंटिन्यूअस बीम, और ये हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ लाइव लोड, तो कंटिन्यूअस बीम के लिए हम लोग अरेंजमेंट ऑफ लाइव लोड देखते हैं। पहला हो जाएगा फॉर मैक्सिमम सपोर्ट मोमेंट, फॉर मैक्सिमम सपोर्ट मोमेंट, तो मैक्सिमम सपोर्ट मोमेंट के लिए अगर हम देखें तो क्या होगा, मैं 3 स्पान का बीम बना लेता हूं, लुक एट दिस, एंड इधर भी 3 स्पान का बना लेते हैं, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा फॉर मैक्सिमम स्पान मोमेंट, अगर आपको मैक्सिमम लेना हो तब क्या करेंगे, यहां पे भी हम लोग 3 स्पान का एक बीम बना देते हैं, 3 स्पान का एक बीम बना देते हैं, इधर भी बना देते हैं। तो ये 2 सिचुएशन होगी। चलो, तो पहला अगर मुझे सपोर्ट मोमेंट चाहिए, तो सपोर्ट मोमेंट के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, डेड लोड ऑन ऑल स्पान, तो यहाँ पे भी डेड लोड होगा, सारे स्पान पे डेड लोड होगा, तो ये हो जाएगा दिस इज द DL, डेड लोड ऑन ऑल स्पान। सो हियर इट इज द डेड लोड ऑन ऑल स्पान। डेड लोड तो सब जगह रहेगा, ये तो आप चाहे क्योंकि जहां तक बीम का डायमेंशन है वहां पे रहेगा, इसमें भी हम लोग ये शो कर देते हैं। तो डेड लोड तो भाई सब जगह है, डेड लोड तो सब जगह रहेगा चाहे। सो ये तो मैंने डेड लोड तो सब जगह बना दिया, तो ये हो जाएगा, इसमें हम लिखेंगे डेड लोड ऑन ऑल स्पान, डेड लोड ऑन ऑल स्पान, डेड लोड ऑन ऑल स्पान। नाउ अब हम बोल देते हैं किसके लिए, अब हम बात कर लेते हैं, हाँ लाइव हमारे पास में क्या हो गया। तो पहला सपोर्ट मोमेंट के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट मोमेंट में ये बोलते हैं कि डेड लोड ऑन ऑल स्पान एंड लाइव लोड ऑन एडजेसेंट स्पान, एडजेसेंट स्पान, यानी कि हर 2 स्पान पे लाइव लोड एक साथ लगना है। तो यहाँ पे मैं लाइव लोड लगा देता हूँ और इस वाले पे भी लाइव लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा लाइव लोड, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। अगर ऐसा करेंगे तो यू विल गेट दिस मोमेंट मैक्सिमम। इसमें इसको छोड़ दो, इन दोनों पे लगा दो, इन दोनों पे लगा दो, सो दिस वैल्यू इज, ये आपको इस पर सपोर्ट मोमेंट मैक्सिमम देगा। दिस विल गिव यू द मैक्सिमम सपोर्ट मोमेंट। अगर आपको स्पान मोमेंट मैक्सिमम चाहिए, तब क्या करेंगे, डेड लोड ऑन ऑल स्पान एंड लाइव लोड ऑन अल्टरनेट स्पान, लाइव लोड ऑन अल्टरनेट स्पान, और इसमें आता है दैट इज एडजेसेंट स्पान। अल्टरनेट का मतलब इस पे लगा दो, इसको छोड़ दो, फिर इस पे लगा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में अल्टरनेट को लेके। इसमें अगर आप देखोगे, इसको छोड़ दीजिए, बीच वाले पे लगा दीजिए और फिर आगे वाले को छोड़ दीजिए। अगर ऐसा करेंगे देन यू विल गेट द, ये वाला स्पान मोमेंट, यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, दिस वन। तो ये लाइव लोड की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछा जाता है सपोर्ट मोमेंट के लिए लाइव लोड कहां पे होगा, तो भाई सपोर्ट मोमेंट के लिए लाइव लोड होगा एडजेसेंट स्पान पे, और स्पान के लिए क्या होगा, तो अल्टरनेट स्पान पे होगा। बात खत्म। लोड की पोजीशन ऐसे रखेंगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट जो है रेस्पेक्टिवली
हेडिंग हो जाएगा कंटिन्यूअस बीम के लिए अरेंजमेंट ऑफ लाइव लोड। चलिए, so this is the bending moment for the this is arrangement of the live load for the continuous beam for respective maximum value of the bending moment। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि भाई हमारे पास जो है इस वैल्यू के रेस्पेक्ट में, ये अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में हमें कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको ये बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर मैंने यूडीएल लोड लगाया तो बेंडिंग मोमेंट वैल्यू बनता है 1/8 इंटू WL²। तो 1/8 इज द बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट। और अगर मैं इसका शियरिंग फोर्स डायग्राम बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/2 WL। तो 1/2 इज द शियर फोर्स कोफिशिएंट। वहीं अगर मैं कंटिन्यू इसको फिक्स कर देता हूं तो फिक्स कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/24 इज द बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट और इस पे आ जाएगा 1/12 इज द शियरिंग फोर्स कोफिशिएंट। सॉरी 1/24 इज द कोफिशिएंट फॉर द स्पान मोमेंट एंड 1/12 इज द कोफिशिएंट फॉर द सपोर्ट मोमेंट। ठीक है, तो दीज आर द कोफिशिएंट। ये सिंगल स्पान के लिए है। अगर मुझे कंटिन्यूअस स्पान के लिए बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट लिखना रहता है तो कितना होगा वो हमें देखना है। सो इसमें नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बेंडिंग मोमेंट एंड शियरिंग फोर्स कोफिशिएंट। नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स कोफिशिएंट फॉर कंटिन्यूअस बीम कंटिन्यूअस बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स कोएफिशिएंट क्या होता है वो हमें देखना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दैट इज बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट। पहला हम देख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट। तो बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट में अगर हम देखें तो क्या होगा, इसमें हमारे पास मान लीजिए ये एक बीम है, हियर इट इज, और इसमें हमने जो है सपोर्ट शो कर दिया कुछ ऐसे। सपोज करिए ये एक बीम बना रखा कुछ इस तरीके से, लुक एट दिस, हियर इट इज एंड दिस इज द वन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया एंड सॉन। और मैं आगे इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पे इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे वो क्या होगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस,
and this is the one, here it is, and like this, this is the negative, this is the positive, negative, this is the positive, this is the bending moment diagram. ठीक है, अब मैं इसके लिए जब वैल्यू लिखूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा कुछ ऐसे, वैल्यू हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज फॉर WDL एंड दिस इज फॉर WLL. अगर आप पॉजिटिव के लिए वैल्यू देखना चाहते हैं तो इस वाले स्पान के लिए ये हो जाएगा प्लस का 1/12 और प्लस का 1/10. तो इस वाले के लिए अगर आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखा जाएगा इनटू WDL DL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर, और ये हो जाएगा WLL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर. तो इसके लिए अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लिखना है देन व्हाट, 1/12 WDL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर प्लस 1/10 WLL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर. तो इन दोनों को सम करोगे तो यू विल गेट दिस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू. ठीक है, अगर आपको इस वाले के लिए चाहिए तो ये हो जाएगा 1/16 और 1/12. तो 1/16 इंटू WDL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू WLL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर. तो ये वैल्यू आ जाएगा इस वाले पार्ट के लिए. अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, सपोर्ट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, जो कि आप जानते हैं अच्छे से नेगेटिव होता है ये, तो नेगेटिव के लिए वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा माइनस का 1/10 माइनस का 1/9. तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, माइनस 1/10 WDL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर माइनस 1/9 WLL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर. सो इन दोनों को सम करेंगे तो यू विल गेट दिस बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम. आ गया समझ में. तो पहले वाले के लिए जो वैल्यू आ जाएगा वो ये होगा, इस वाले के लिए निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/12 और ये हो जाएगा 1/9. तो माइनस 1/12 इंटू WDL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर माइनस 1/9 WLL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर. सो अकॉर्डिंगली विल पुट द वैल्यू, और जो है हम लोग वैल्यू इसका निकाल लेते हैं. अब एग्जाम में इसको कैसे पूछा जाता है, क्या होगा, तो पहले इसको लिखो, विल डिस्कस लेटर ऑन. अल्टरनेट स्पान, अल्टरनेट समझ आ गया, एडजेसेंट समझ नहीं आया. राजन एडजेसेंट का मतलब होता है दो दो स्पान पे एक साथ, दो स्पान पे लगा दिया फिर एक पे नहीं लगाया, फिर दो पे लगा दिया फिर एक पे नहीं लगाया, तो दैट इज द वन. सर 2 बज गए, खाना भी खाना होता, अच्छा, खाना खाना जरूरी है भाई. तो ये लिख लो, आज की क्लास के लिए इतना ही. विल मीट टुमारो मॉर्निंग 8 o'clock. इतना ही लिख लो, बाकी इससे क्वेश्चन क्या होंगे कैसे होंगे वो हम लोग अभी बात करेंगे. एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू एक्सप्लेन दिस वन. चलिए, hello everyone, good morning to all. चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसके अंदर हमने कंटिन्यूअस बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट अगर हमें मैक्सिमम लेना है, सपोर्ट मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा, स्पान मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा, तो उसके लिए जो बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट माने जो हम लोग नंबर लिखते हैं, जैसे सिंपली सपोर्टेड विद UDL है तो 1/8 जो हम लोग लिखते हैं दैट इज द बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट. अगर मैं शियर फोर्स के लिए लिखता हूँ तो 1/2 लिखता हूँ इन जनरल, तो दैट 1/2 इज द शियर फोर्स कोफिशिएंट. सो द बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट जो है वो स्पान मोमेंट के लिए और सपोर्ट मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम गेन करने के लिए कंटिन्यूअस बीम के लिए क्या होगा, ये जो वैल्यू निकाला गया, दीज वैल्यूज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्ट्रक्चरल एनालिसिस
बट इन जनरल लोडिंग, अगर मैं जनरल लोडिंग की बात करता हूँ, जनरल लोडिंग माने कि मान लीजिए मेरे पास, जैसे हम लोग इसका लिखते हैं, जैसे हमारे पास में ये है, तो इसके ऊपर यूडीएल लोड लग रहा है, तो इसका वैल्यू हम लोग जो भी लिखे हैं दैट इज 1/8 इंटू WL²। ये 1/8 भी स्ट्रक्चर से आया है, स्ट्रक्चर एनालिसिस से आया है, जो कि ILD देता है आपको, ठीक है ना, इस टॉपिक से आया है। तो जनरल लोडिंग के लिए हमने जो है वो डिफरेंट, जैसे मान लो अगर मुझे सपोर्ट मोमेंट चाहिए, तो हमने जो भी मोमेंट चाहिए उसके अंदर 1 2 3, हाँ, तो हम लोग ये बोलते हैं कि मान लीजिए डेड लोड सब जगह है, फिर हमने क्या करा, इन दो स्पान पे जो है वो लाइव लोड की पोजीशन पुट कर दी, और इसके रेस्पेक्ट हमने मैक्सिमम बेंड मोमेंट निकाल लिया। कैसे निकाला है, ये हमने जो मैक्सिमम बेंड मोमेंट आया है दैट वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्ट्रक्चर एनालिसिस using the any of the method. We have different kind of the method, slope deflection, moment distribution, Keynes method, matrix method, ठीक है। तो इनमें से किसी भी मेथड को यूज करते हुए हमने वैल्यू निकाला। तो मैक्सिमम बेंड मोमेंट का जो वैल्यू आया था मेरे पास, दैट वैल्यू इज गिवन बाय दिस। अगर मैं यहाँ वाले के लिए बात करूंगा तो द बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट 1/12 WDL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर प्लस 1/10 WLL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम बेंड मोमेंट होगा। ठीक ऐसे ही जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं 1/8, तो अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/8 WDL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर प्लस 1/8 WLL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर। इन दोनों को इसमें कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा WDL और WLL जो बनता है दैट इज द टोटल लोड DL प्लस LL। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ W एंड L इफेक्टिव स्क्वायर। तो यही वैल्यू आप यहाँ पे शो करते हो, यही वैल्यू आप यहाँ पे शो करते हो, ठीक है ना, राइट। तो इसके रेस्पेक्ट हम लोग मैक्सिमम बेंड मोमेंट निकालते हैं, यही हम लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आया है दैट इज द वन। और सपोर्ट मोमेंट के लिए अगर हमें देखना तो -1/10 और -1/9, बिकॉज हियर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है। हियर इज द पॉजिटिव 16 और 12 एंड हियर इज द नेगेटिव 12 और 9। दीज आर द बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट। क्लियर है, ये आप लोगों ने कल की क्लास में लिख लिया था। नाउ अब जो है इसके बाद में हमारे पास आता है दैट इज द शियर फोर्स कोएफिशिएंट। सो जस्ट नोट इट डाउन, दीज आर द शियर फोर्स कोएफिशिएंट। तो इसके लिए अगर हम देखें तो पहले स्पान के लिए अगर मैं देखता हूं, इसको समझ लेते हैं पहले। अगर मैं इस ए स्पान के लिए बात करूंगा तो ए स्पान के लिए शियर फोर्स डायग्राम बनेगा ऐसा, ऐसा बनेगा। दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द V1, दिस इज द V2। तो ए स्पान के लिए शियर फोर्स जो आएगा सबसे ज्यादा यहाँ और यहाँ पे आएगा अंदर, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, दैट वैल्यू इज द 0.40 WDL इंटू L0 प्लस 0.45 प्लस 0.45 WLL इंटू L0। तो इस जगह V1 का वैल्यू कितना होगा, तो V1 का वैल्यू दिया जाएगा 0.40 WDL इंटू L0 प्लस 0.45 WLL इंटू L0। दिस इज द V1 वैल्यू। सिमिलरली V2 वैल्यू यानी कि ये वाला जो वैल्यू होगा दैट वैल्यू इज 0.60 WDL इंटू L0 प्लस 0.60 WLL इंटू L0। अगर मैं बी स्पान के लिए लिखूंगा तो बी स्पान के लिए जो बेंडिंग में शियरिंग फोर्स डायग्राम बनेगा वो बनेगा ये वाला, दिस इज द वन। तो यहाँ पे आ जाएगा V3 और यहाँ पे आ जाएगा V4। V3 का जो वैल्यू होगा दैट इज 0.55 WDL इंटू L0 प्लस 0.60 WDL इंटू WLL इंटू L0। V4 का वैल्यू होगा 0.50 WDL इंटू L0 प्लस 0.60 WLL इंटू L0। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द शियरिंग फोर्स, राइट। चलो, तो मैं चाहता हूं कि आप ये वाला ये यहाँ पे ये भी बना लो ताकि तुम्हें ये ध्यान में रहे कि दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस, दिस इज द V2, दिस इज द V1। और ये डायग्राम आपको समझ में आ जाए कि हम किसके लिए क्या वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो लिखिए इसको क्विक। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो इसके बाद में हम बात करेंगे, पहले इसको नोट करो।
क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बता देता हूँ। चलिए, तो इसके बाद में ये सब ने लिख लिया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो भाई मेरे पास जो है इसी बीम को, आपको एक डायग्राम अभी बनाना मत, क्योंकि इससे पहले मैं 2-3 पॉइंट लिखाऊंगा, तो अभी कुछ बनाना मत। तो मान लीजिए आपके पास में ये बीम दे रखा है, सपोज करिए दिस इज द बीम सेक्शन, ये हो जाएगा बीम सेक्शन, दिस इज द बीम सेक्शन, ठीक है। एंड ये आ जाएगा मेरे पास कुछ ऐसे, लुक एट दिस, ये आ जाएगा कुछ ऐसे, और ये हो जाएगा कुछ ऐसे, एंड इसको मैं आगे तक भेज देता हूँ और यहाँ पे एक सपोर्ट और बना देता हूँ, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, आगे भी बीम जा रही है, ठीक है। ये मेरे पास में होता है एंड सपोर्ट, ये होता है एंड सपोर्ट, ठीक है। और ये हो जाएगा नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, और ये हो जाएगा इंटरमीडिएट सपोर्ट, इंटरमीडिएट सपोर्ट। और ये भी, चूंकि बीम आगे जा रही है और मैं आगे मान रहा हूँ 7-8 जा रहे हैं, तो वहां पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एंड स्पान, दिस इज नोन एज द एंड स्पान, एंड ये हो जाएगा इंटरमीडिएट स्पान, इंटरमीडिएट स्पान, और ये भी इंटरमीडिएट स्पान होगा, इंटरमीडिएट स्पान, ठीक है। तो ये कुछ नोमेनकल्चर है जो आपको ध्यान रखने है ना, जो कोड के हिसाब से। बाकी इसमें अगर हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो स्लाइटली थोड़ा चेंज करेंगे इसी चीज को। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कोई एक बीम बना दिया, सपोज करिए ये जो है मैंने 4-5 सेक्शन का एक बीम बना दिया, सिंपल ऐसे, ठीक है। दिस इज द कंटिन्यूअस बीम, और इस कंटिन्यूअस बीम में अगर मैं देखता हूँ, पहले मैं दिस इज द एंड सपोर्ट, 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 एंड ये हो जाएगा मेरे पास में नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, और ये हो जाएगा नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, ये नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट होंगे, ठीक है। और ये मेरे पास में हो जाएंगे, दैट इज द ये हो जाएंगे, दैट इज द इंटरमीडिएट सपोर्ट, इंटरमीडिएट सपोर्ट, इंटरमीडिएट सपोर्ट, राइट, दीज आर द वन। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई एंड सपोर्ट के लिए बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, एंड सपोर्ट के लिए बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, एंड सपोर्ट के लिए हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो आता है, दैट वैल्यू इज, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि हमने इसको सिंपल सपोर्ट माना है। तो एंड सपोर्ट के लिए अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे पास बेंडिंग मोमेंट 0 है, बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट 0 है, क्योंकि सिंपली सपोर्ट है, तो वहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा है। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट फॉर नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, यानी कि इन दोनों के लिए वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम लेना है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हियर, सो हियर आई कैन राइट, दैट इज हियर आई कैन राइट -1/10 WDL into L effective square -1/9 WL into L effective square। तो मैं अगर इन दोनों के लिए वैल्यू लिखूंगा, इन दोनों के लिए अगर वैल्यू लिखूंगा तो व्हाट इज दिस, ये वैल्यू लिखा जाएगा, ये वैल्यू लिखा जाएगा -1/10 WDL into L effective square -1/9 WLL into L effective square। इसको सम करेंगे तो यू विल गेट द बेंडिंग मोमेंट फॉर दिस टू वन, इसके लिए और इसके लिए आ जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, राइट। नाउ अब आते हैं इंटरमीडिएट सपोर्ट के लिए कितना वैल्यू होगा। तो इंटरमीडिएट के लिए 1/12 और 1/9। सो हियर आई कैन से, इफ सपोज आई वांट टू राइट द इक्वेशन फॉर दिस वन, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू लिखा गया है वो लिखा गया नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट के लिए। इन तीनों के लिए अगर मुझे वैल्यू लिखना है, इसके लिए और इसके लिए लिखना है, तो ये लिखा जाएगा -1/12 WDL into L effective square -1/9 WLL into L effective square। So this is the value for all three। ये तीनों के लिए सेम रहेगी। इंटरमीडिएट सपोर्ट के लिए वैल्यू क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट के लिए और इंटरमीडिएट सपोर्ट के लिए वैल्यू कितना होगा।
आई होप इसमें कोई समस्या नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया मेरे पास में किस चीज के लिए, ये आ गया दोस्तों मेरे पास में जो है वो बेंडिंग मोमेंट के लिए, सपोर्ट वाली बात के लिए, सपोर्ट के लिए कितना होगा वो हम लोग लिख चुके हैं। अब हम जानते हैं, अब हम ये जानते हैं कि भी हमारे पास में ये होता है एंड स्पान और बाकी सारे होते हैं इंटरमीडिएट स्पान। तो अगर मैं इस चीज को इसमें शो करता हूं तो क्या होगा, ये आ जाएगा एंड स्पान, ये आ जाएगा एंड स्पान, और बाकी सारे जो होंगे मेरे पास दैट इज द वन, ये हो जाएंगे इंटरमीडिएट स्पान, इंटरमीडिएट स्पान, इंटरमीडिएट स्पान, इंटरमीडिएट स्पान, एसपी लिख देते हैं, एसपी लिख देते हैं, और ये हो जाएगा मेरे पास में एंड स्पान, ये हो जाएगा एंड स्पान। क्लियर है? अब एंड स्पान के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा वो हम लोग देख लेते हैं। एंड स्पान के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा मेरे पास दैट इज व्हाट, दैट इज 1/12 और 1/10। तो 1/12 इंटू WDL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर प्लस 1/10 WLL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगा दैट इज क्या होगा, प्लस 1/12 WDL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर प्लस 1/10 WLL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज फॉर एंड स्पान। तो भाई एंड स्पान के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/12 और 1/10, 1/12 और 1/10। इंटरमीडिएट स्पान के लिए, इंटरमीडिएट स्पान के लिए वैल्यू होगा 16 और 12। तो इंटरमीडिएट स्पान के लिए जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो दैट वैल्यू इज इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए कॉमन है, तो इसके लिए वैल्यू लिखा जाएगा दैट इज प्लस का 1/16 WDL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर प्लस का 1/12 WLL इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर। दिस इज द वन, दिस इज द वन। तो एग्जाम में सेम ऐसी की ऐसी ही लैंग्वेज लिखी आएगी। एग्जाम में जो भी मैं वर्बली बोल रहा हूं, जो मैंने यहाँ पे नोटेशन में लिख रखा, सेम वैल्यू लिखा आएगा कि व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट फॉर नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट। तो नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट का मतलब एंड के जस्ट आगे वाला, तो इसके लिए कोएफिशिएंट क्या होगा, 1/10 और 1/9। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट फॉर इंटरमीडिएट सपोर्ट, तो इंटरमीडिएट सपोर्ट के लिए 1/12 और 1/9। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट फॉर एंड स्पान, तो एंड स्पान के लिए वैल्यू हो जाएगा 12 और 10, 1/12 और 1/10। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट फॉर इंटरमीडिएट स्पान, तो 1/16 और 1/12। या फॉर्मूला ही पूछ ले कि इसका वैल्यू क्या होगा वो बता दीजिए। तो ये आपके पास में बेंडिंग मोमेंट का जो हमने ऊपर देखा, दिस इज ए फुल्ली एग्जांपल एंड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तरीके से होंगे। अब आते हैं शियरिंग फोर्स वाले पार्ट पे। शियरिंग फोर्स वाले पार्ट पे, तो ये तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हो गया। मैं शियरिंग फोर्स वाले के लिए इसके मैंने इस वैल्यू को इधर लिख दिया, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये लो, ये डायग्राम बना हुआ मेरे पास। मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे एक दोबारा बना देता हूँ समझने के लिए, इसमें नोटेशन लिख देता हूँ मैं। ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द एंड सपोर्ट, दिस इज द एंड एंड इट इज द एंड, और उसके बाद में आगे जा रहा है। ये मेरे पास में आप जानते हैं दिस इज द एंड सपोर्ट, यू नो दैट दिस इज द एंड सपोर्ट। और ये आप जानते हैं दिस इज द नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट। और ये आप जानते हैं दैट इज द इंटरमीडिएट सपोर्ट, इंटरमीडिएट सपोर्ट, इंटरमीडिएट सपोर्ट। ठीक है, ये होता है एंड स्पान, ये होता है इंटरमीडिएट स्पान, दिस इज द एंड स्पान। और ये आप जानते हैं दिस इज द इंटरमीडिएट स्पान, इंटरमीडिएट स्पान। कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब अगर आपसे ये पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द शियर फोर्स कोएफिशिएंट, व्हाट इज द शियर फोर्स कोएफिशिएंट फॉर एंड सपोर्ट,
तो शियर फोर्स कोएफिशिएंट एंड सपोर्ट के लिए कितना होगा? अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पूछता हूँ तो व्हाट इज द वैल्यू हियर? तो दिस वैल्यू इज 0.40 WDL प्लस 0.45 WLL इंटू L नोट। तो इसके लिए जो वैल्यू लिखा जाएगा दैट वैल्यू इज 0.40 WDL इंटू L नोट प्लस 0.45 WLL इंटू L नोट। दिस इज द वन। ये इनर फेस पे है, इनर फेस पे है। तो इसके लिए क्या बोला जाएगा? इसके लिए बोला जाएगा व्हाट इज द शियर फोर्स कोएफिशिएंट फॉर इनर फेस ऑफ एंड सपोर्ट, इनर फेस ऑफ एंड सपोर्ट, एंड सपोर्ट। तो एंड सपोर्ट के इनर फेस पे शियर फोर्स कोएफिशिएंट वैल्यू होगा 0.40 एंड 0.45। ठीक है। इसके लिए वैल्यू कैसे पूछा जाएगा? इसके लिए वैल्यू जो पूछा जाएगा वो लिखा जाएगा व्हाट इज द शियर फोर्स कोएफिशिएंट फॉर इनर फेस ऑफ इंटरमीडिएट सपोर्ट फॉर एंड पैनल, इनर फेस ऑफ इंटरमीडिएट सपोर्ट फॉर एंड पैनल या एंड स्पान। क्वेश्चन क्या लिखा जाएगा? व्हाट इज द शियर फोर्स कोएफिशिएंट इन इनर फेस ऑफ इंटरमीडिएट सपोर्ट, इनर फेस ऑफ इंटरमीडिएट सपोर्ट, ये भी और ये भी हो सकता है, फॉर एंड पैनल, इस पैनल के लिए। तो ऑब्वियस बात है इस पैनल के लिए इंटरमीडिएट सपोर्ट का इनर फेस यही होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा जाएगा दैट वैल्यू इज ये लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा ये वैल्यू? तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो दिस वैल्यू इज 0.60, ये वाला। तो ये हो जाएगा 0.60 WDL इंटू L नोट प्लस 0.60 WLL इंटू L नोट। तो ये वैल्यू लिखा जाएगा कुछ ऐसे। सेम लैंग्वेज लिखी जाएगी इंटरमीडिएट स्पान के लिए। तो क्या लिखा जाएगा? व्हाट इज द शियर फोर्स कोएफिशिएंट फॉर इनर फेस ऑफ इंटरमीडिएट स्पान। तो इनर फेस ऑफ इंटरमीडिएट स्पान के लिए ये हो जाएगा। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं अगर इसके लिए दूसरी लैंग्वेज क्या होगा? व्हाट इज द शियर फोर्स कोएफिशिएंट फॉर इनर फेस ऑफ इंटरमीडिएट स्पान फॉर इंटरमीडिएट सपोर्ट फॉर इंटरमीडिएट स्पान। समझ रहे हैं? रिपीट कर रहा हूं। व्हाट इज द शियर फोर्स कोएफिशिएंट फॉर इनर फेस ऑफ इंटरमीडिएट सपोर्ट फॉर इंटरमीडिएट स्पान, फॉर इंटरमीडिएट स्पान। तब आप वैल्यू ये लिखेंगे। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं इसी वैल्यू को और कैसे पूछा जा सकता है? व्हाट इज द शियर फोर्स कोएफिशिएंट फॉर एक्सटीरियर, ये इनर फेस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सटीरियर फेस फॉर एंड पैनल। ये घुमाने के लिए बात होगी और कुछ नहीं होगा, चीज वही है। इसमें क्या बोल रहा है? व्हाट इज द शियर फोर्स कोएफिशिएंट फॉर एक्सटीरियर फेस, किस एक्सटीरियर फेस, किसका? इंटरमीडिएट सपोर्ट का एक्सटीरियर फेस एंड स्पान के लिए। तो एंड स्पान के लिए इंटरमीडिएट सपोर्ट का एक्सटीरियर फेस ये होगा। तो बेसिकली पूछना इस वाले का शियर फोर्स कोएफिशिएंट चाह रहा है, लेकिन ये थोड़ा घुमा के बोल रहा है। तो लैंग्वेज को पढ़ना है, ठीक है ना? तो अगर आप इंटरमीडिएट स्पान के लिए जो है अगर आप शियर फोर्स कोएफिशिएंट चाहेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दिस वैल्यू इज दिस वन, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दिस वैल्यू इज दिस वन। रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देते हैं। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट इसमें किसी को? तो इस तरीके से हम लोग इस टेबल को यूज करेंगे। और ये टेबल ऑनलाइन पेपर जब से स्टार्ट हुए हैं तब से पूछी जाने शुरू हो गई है, वरना ये ईएससी के ऑब्जेक्टिव में आती थी। ठीक है ना? बट ठीक है, अभी एग्जाम का डिमांड यही है तो आपको करने आना चाहिए। अब आते हैं कि सर क्या ये जो वैल्यू लिखा गया है वो सबके लिए वैलिड है, सारे चीजों के लिए वैलिड है? आंसर होगा नहीं। आईएस कोड ये कहता है कि ये जो वैल्यूज आप लिखे हो
ये वैल्यूज वैलिड है ओनली फॉर बीम जिसका शेप जो शेप है वो यूनिफॉर्म है, जिसका शेप यूनिफॉर्म है, एंड वन वे स्लेब। पहली बात क्या कह रहा है कि दीज वैल्यूज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर बीम हैविंग द यूनिफॉर्म शेप एंड वन वे स्लेब हैविंग द स्पान एटलीस्ट 3 और मोर। कम से कम 3 स्पान होने चाहिए और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हैविंग द एटलीस्ट 3 स्पान और मोर in which the shortest span, सबसे छोटा वाला जो स्पान है, should not vary by plus minus 15% of longest 15% of longest। तो कहता है कि सबसे जो छोटा वाला जो स्पान है वो लॉन्गेस्ट स्पान के 15% से लेस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास में सबसे लंबा स्पान, मैं बोल देता हूं कि मेरे पास में ये जो है 3 स्पान का बना हुआ है, 1 2 3 ये स्पान का बना हुआ है। सबसे ज्यादा लंबाई इसकी है जिसकी मैंने 10 मीटर बोल दी। कम से कम 3 स्पान होने चाहिए, 3 स्पान शोर है, तो सबसे ज्यादा वाली लंबाई का स्पान ये है। इन तीनों में से सबसे छोटा स्पान जो हो सकता है दैट वैल्यू इज 8.5। 15% कम करेंगे तो 8.5 हो जाएगा। तो 8.5 से किसी भी सिचुएशन में कोई भी स्पान छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा हो गया तो फिर ये वैल्यू नहीं होगी, फिर आपको स्ट्रक्चर वाले मेथड से सोल्व करके निकालना ही पड़ेगा। एवरीवन क्लियर? तो इसमें लिखो, पहले नोट करके पॉइंट लिखिए क्विकली। The above values is applicable. The above value is applicable. Above value is applicable for beam having uniform cross section. For beam having uniform cross section. Having uniform cross section and one-way slab. And one-way slab subjected to UDL throughout this subjected to UDL for entire span, subjected to UDL for entire span, subjected to UDL for 3 or more span, subjected to UDL for 3 or more span, in which 3 or more span in which shortest span सबसे छोटा वाला स्पान do not differ by in which shortest span do not differ by 15% of longest, do not differ by 15% of longest। सबसे ज्यादा लंबाई वाले के 15% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 10 मीटर है तो 15% 1.5 मीटर होगा, तो सबसे छोटा वाला जो स्पान होगा वो 8.5 मीटर का होगा। राइट। नोट टू अभी हमने क्या बोला दोस्तों? हमने ये बोला कि भी मेरे पास में यहाँ पे बेंडिंग कोफिशिएंट हमने 0 लिखा है, कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब 0 है क्योंकि ये सिंपली सपोर्ट माना था। अगर मैं इस सपोर्ट को पार्शियली रेस्ट्रेंट कर दूं, पार्शियली रेस्ट्रेंट माने पार्शियली रेस्ट्रेंट कर दूं। पार्शियल रेस्ट्रेंट का मतलब है कि मान लो मैंने सिंपली सपोर्टेड स्लैब बनाई। अब सिंपली सपोर्टेड स्लैब तो होती नहीं है, तो भी मान लो मैंने बना दी और मैंने क्या करा,
सिंपली सपोर्टेड स्लेब की चारों जो किनोर है, साइड है, उसके ऊपर पैरापेट वॉल बना दी, बाउंड्री पैरापेट वॉल बना दी। तो जैसे पैरापेट वॉल बनाऊंगा तो क्या होगा कि भाई वो जो स्लेब थी, सिंपली सपोर्ट थी, फ्री टू लिफ्ट हो सकती थी। इसका मतलब जैसे यहाँ पे लोड लगाते हैं तो ये जो लिफ्टिंग होता है इसको सिंपली सपोर्ट केस बोलते हैं। तो जो फ्री टू लिफ्ट थी, जो इसकी साइड थी, वो क्या हो जाएगी, पैरापेट वॉल बनाने से वो दब जाएगी। दबने से क्या होगा कि वो पार्शियली रेस्टेंड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं एंड सपोर्ट को पार्शियली रेस्टेंड कर देता हूं बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरापेट वॉल और एनी अदर मीडियम, तब उस केस में शियर फोर्स कोएफिशिएंट जो है, ये वैल्यू जो है 0.05 से बढ़ जाएगा एंड सपोर्ट के लिए, बाकी के लिए नहीं, ओनली फॉर एंड सपोर्ट के लिए। तो इसमें पॉइंट लिखिए, इफ एंड सपोर्ट इज partially restrained, end support is partially restrained, then the shear force coefficient for end support, the shear force coefficient for end support is increased by 0.05, तो 0.05 से ये वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई फटाफट। और अब ये लिख लीजिए क्विकली, ये आप लिखना चाहेंगे लिख लो, है ना, ये वाला तो लिख लो, इसकी तो जरूरत रहेगी तुम्हें, फटाफट लिखो इसको क्विक। लोगे ना तो कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा है। ठीक है, चलो, और फिर बोल रहा हूं क्लास नोट्स को प्रॉपर पढ़ के क्वेश्चन बनाइएगा, लगभग सारे क्वेश्चन बन जाने हैं। और जो लोग मेरे टच में हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको आंसर भी दिया जा रहा है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, बट आंसर मिल रहा है उसको। सो इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज सॉल्व एज मेनी एज प्रॉब्लम एज यू कैन। नोट करो क्विक। यानी कि AST min, तो बी फोर्स करके बात हमने जो है वो और तो कोई बातें करी नहीं थी। नाउ यहां तक कुछ पॉइंट हमने बीम और स्लेब दोनों को एक साथ कॉमनली करके बात करी थी, बट अब हम जो बात करने वाले हैं वो ओनली फॉर बीम के लिए होगा, ओनली फॉर बीम के लिए। तो नेक्स्ट हो जाएगा डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर बीम, नेक्स्ट हो जाएगा डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर बीम। डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर बीम, बीम के लिए डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट क्या होगा, अब मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं बीम के लिए। अब मैं जो लिखूंगा वो जो है वो क्या बोलते हैं, स्लेब के लिए वैलिड नहीं है, ओनली फॉर बीम के लिए। तो इसमें पहला हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट हो जाएगा मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि AST min। तो माय डियर फ्रेंड्स, AST min जो दिया जाता है वो दिया जाएगा, दैट इज AST डिवाइडेड बाय B इंटू D। AST जो दिया जाता है दैट इज द AST अपॉन BD ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.85 आवर FY। दिस इज द वन, दिस इज द AST min। इसको कंफ्यूज में नहीं होना मिनिमम शियर वाले से, वो अलग है, ये अलग है।
अब अगर मैं इसको देखता हूं तो AST अपॉन BD, तो ये मेरे पास क्या बन गया, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील की अगर मैं बात करता हूं, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट को अगर मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा PT% मिनिमम, PT मिनिमम क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकता हूं मैं AST अपॉन BD इंटू 100, तो ये परसेंटेज बन गया, और जो कि बराबर हो जाएगा 0.85 आवर FY इंटू 100, यही होगा, हाँ या ना। और ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज डिपेंड्स ऑन ओनली ग्रेड ऑफ द स्टील। इट मींस फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ द स्टील वी कैन राइट द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, जो कि ग्रेड के हिसाब से दिया गया है कि भाई अगर आप इतना स्टील, अगर आप ये वाला ग्रेड लेते हैं तो इतना तो लगाना है, दैट्स वन। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये हो जाएगा दैट इज ग्रेड, तो ग्रेड हो जाएगा, ग्रेड ऑफ स्टील की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज FE 250, FE 415 एंड FE 500, FE 500, तो यहाँ से FY हो जाएगा, दिस इज द 250, दिस इज द 415 एंड इट इज द 500, तो यहाँ से PT% मिन कितना हो जाएगा, तो 250 वाले के लिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस वन इज, ये हो जाएगा 0.85 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100, सो दिस वैल्यू इज 0.34%। कैसे आया ये, तो 0.85 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100, सो दिस वैल्यू इज 0.34%। सिमिलरली 415 के लिए अगर हम देखेंगे तो 415 के लिए वैल्यू हो जाएगा 0.205%। 500 के लिए वैल्यू देखेंगे तो दिस इज 500, वैल्यू इज 0.17%। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर है, नोट करिए, दिस इज द मिनिमम परसेंटेज। व्हाट्सएप नंबर दे दी, नंबर है मेरा सबके पास, एट द एंड ऑफ द क्लास मैं अपना नंबर और मेल आईडी दोबारा शेयर कर दूंगा, सो यू कैन जो भी डाउट रहता है डिस्कशन कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि भी मिनिमम स्टील हम दे ही क्यों रहे हैं, तो मिनिमम स्टील इसलिए दिया जाता है ताकि जो बीम है वो सडन फेलियर ना दे, राइट। तो वाई दिस प्रोवाइड, ये क्यों देते हैं, वाई मिनिमम स्टील, वाई मिनिमम स्टील, तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट सडन फेलियर, टू प्रिवेंट सडन फेलियर
फेलियर। तो इसको सडन फेलियर को रोकने के लिए हम लोग जो है वो मिनिमम स्टील देते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। तो नेक्स्ट हो जाएगा मिनिमम के बाद में हो जाएगा मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। दूसरा हो जाएगा मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। तो AST मैक्स, तो AST मैक्स का वैल्यू हम लोग ये जानते हैं क्या रहता है, दैट इज AST मैक्स इज इक्वल टू शुड नॉट मोर देन 4% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ये हो जाएगा दैट इज शुड नॉट मोर देन, दैट इज व्हाट, ये हो जाएगा 4% को लिख सकता हूं मैं 0.04 क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा B इंटू डी। तो AST मैक्स जो हो जाएगा दैट इज द शुड नॉट मोर देन दिस वन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ज्यादा होने से मेरे पास में रेनफोर्समेंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि प्रॉपर कंक्रीटिंग नहीं कर पाऊंगा, राइट। और बहुत ज्यादा रेनफोर्समेंट का एक जगह इकट्ठा हो जाना, उसको टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है जंबलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये क्यों देते हैं, व्हाई दिस, तो ये हो जाएगा टू प्रिवेंट द जंबलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। जंबलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट का मतलब है बहुत ज्यादा रेनफोर्समेंट एक जगह इकट्ठा हो जाना और प्रॉपर कंक्रीटिंग नहीं हो पाना। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, तो ये ध्यान रखिएगा, इट इज द मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। तीसरा हो जाएगा मिनिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। मिनिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ASC min। चौथा हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, और ये हो जाएगा दैट इज द ASC मैक्स। और ASC मैक्स जो दिया जाता है वो आ जाएगा, ASC मैक्स हो जाएगा शुड नॉट मोर देन 4% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज द ASC मैक्स दैट शुड नॉट मोर देन 0.04 B गुणा D, दिस इज द वन, दिस इज द ASC मैक्स। सेम यही है, टेंशन और कंप्रेशन में सेम वैल्यू आ जाता है, राइट। तो ये हो गया कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए चौथा। और पांचवा हो जाएगा मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। तो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट जो रहता है दैट इज व्हाट, ये आ जाता है दैट इज द ASV अपॉन BSV ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 FY। दिस इज द मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास, दिस इज द मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। छठा हो जाएगा दैट इज नेक्स्ट हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार। दो बार के बीच में मिनिमम स्पेसिंग कितना होगा तो वो हमें देखना होगा। तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना देता हूं, लुक एट दिस।
मान लीजिए बराबर डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे शो करने के लिए इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। हियर इट इज, दिस इज द SV, दिस इज द SV। SV इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बार, वर्टिकल क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बार। तो SV हो जाएगा मेरे पास, दैट इज SV हो जाएगा दैट इज मिनिमम क्लियर डिस्टेंस या वर्टिकल क्लियर स्पेसिंग बिटवीन, वर्टिकल क्लियर स्पेसिंग vertical clear spacing, that is the SV between vertical clear spacing between between bar shall not less than किससे लेस नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम बार डाया, shall not less than मैक्सिमम बार डाया, जो भी बार डाया आप मैक्सिमम ले रहे हैं, that is also shall not less than 15 mm and shall not less than 2/3 of maximum aggregate size, ठीक है। तो वर्टिकल क्लियर स्पेसिंग यानी कि SV जो है वो मैक्सिमम बार डाया और 15 mm और 2/3 ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट साइज से लेस नहीं रहना चाहिए। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके अंदर दैट इज द वन, तो दो बार के बीच में हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग जो होता है दैट इज द SH क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग, horizontal clear spacing that is the SH between shall not less than ये भी लेस देन नहीं होनी चाहिए, किससे लेस देन नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम बार डाया, ये हो जाएगा दैट इज shall not less than मैक्सिमम बार डाया और ये हो जाएगा मैक्सिमम एग्रीगेट साइज प्लस 5 mm, ठीक है। तो हियर इट इज, तो ये हो जाएगा आपके पास वैल्यूज जो आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो क्या क्या डाउट आ रहे हैं व्हाट्सएप नंबर क्लास के एंड में दे देंगे। मिनिमम वाला नोट पॉइंट नहीं लिखे हैं, कौन सा मिनिमम वाला नहीं लिखे, सारे तो लिखे हैं भाई। फर्स्ट वाले का y इज प्रोवाइड वाला दिखा दीजिए। अंकित, फर्स्ट वाले का y लिख लो, टू प्रिवेंट सडन फेलियर। जम्बलिंग अप का मीनिंग एक बार और बता दो। ऐसे मिनिमम का वैल्यू सर थर्ड पॉइंट में कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? अच्छा, थर्ड वाले का, चलो इसको लिखो, फिर देख लेते हैं क्या बात रह गई है, हालांकि रहना नहीं चाहिए। पॉइंट 6 समझा दीजिए, विच इज दिस वन। अच्छा, यही देखो भाई, दो बार जब मैं ये वाली इस डायरेक्शन में, मान लो मेरे पास में जो बीम सेक्शन है, लुक एट दिस इज द बीम सेक्शन। तो इस बीम सेक्शन में जब मैं रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा तब क्या होगा, लुक एट दिस इज द वन। तो रेनफोर्समेंट जब हम देते हैं तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो है नीचे की साइड, पहले इसकी बात कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे मान लो 3 बार देनी है, मान लो मुझे 3 बार या 4 बार या जो भी बार देना है, सो दिस इज द बार जो मैं प्रोवाइड करूंगा।
अब इन बार के बीच में कितनी स्पेसिंग रखूंगा, कितनी स्पेसिंग रखूंगा, कम से कम कितनी रहनी चाहिए, इससे कम नहीं जा सकते। तो वो स्पेसिंग क्या हो जाएगा कि भाई ये जो स्पेसिंग है दैट स्पेसिंग इज द डेल्टा एच, सॉरी एस एच, और ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मैक्सिमम बार डाया। अगर यहाँ पे मान लो मेरे पास इसका बार का डाया 20 mm है तो ये भी 20 का होगा, ये मान लो मैंने 16 का लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैक्सिमम बार डाया यानी कि 20 mm से कम नहीं होगा। मैक्सिमम एग्रीगेट साइज प्लस 5 mm, एग्रीगेट मान लो मैंने 20 mm का यूज किया है तो प्लस 5 ऐड करेंगे तो दैट वैल्यू इज द 25। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 से भी कम नहीं होना चाहिए और 25 से भी कम नहीं होना चाहिए। तो द फाइनली स्पेसिंग जो होगी इनके बीच में कम से कम दैट इज द 25। ठीक ऐसे ही जब मैं रेनफोर्समेंट इधर की साइड लगाऊंगा, साइड फेस रेनफोर्समेंट के अंदर आ जाएंगे, तो ये जब मैं रेनफोर्समेंट लगाऊंगा जो साइड फेस रेनफोर्समेंट में आता है तो इनके बीच में स्पेसिंग कितनी रहेगी, SV। तो ये स्पेसिंग कितना रहेगा, तो उसके लिए बोला जाता है मैक्सिमम बार डाया 15 mm और 2/3 ऑफ एग्रीगेट साइज, जो भी मैक्सिमम एग्रीगेट साइज है उसका 2/3, इन तीनों के से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द 6th पॉइंट। चलो जी, तो ये आप सबने लिख लिया होगा, डाउट बहुत सारे दिख रहे हैं। एसवी का कंडीशन समझ, नदीम अब समझ में आ गया बेटा? नदीम उसके अंदर जो रहता है, तो जिसने लिख लिया है वो इधर ध्यान दो, जिसने नहीं लिखा है वो उसको लिखते रहे। मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए मेरे पास मिनिमम स्टील जो आ गया वो आता है कि भाई 10 बार किसी बीम 10 तो ज्यादा हो जाएगी, हमने मान लो 4 बार हमें देना है, 4 या 5 बार हमें देना ही देना है। मिनिमम स्टील से अगर मेरे पास 5 बार आ गई कि भाई इतना तो आपको देना ही है। अगर मैंने मान लीजिए इस केस में 2 ही बार दे दी तो क्या होगा, ये जो है सेक्शन सडन फेलियर दे देगा। सडन फेलियर किसका? टू प्रिवेंट द सडन फेलियर ऑफ रेनफोर्समेंट। 2 बार अगर आपने लगाई है इसके अंदर तो ये 2 बार को फटाक से तोड़ देगा, दैट इज कॉल्ड सडन फेलियर। रेनफोर्समेंट के सडन फेलियर को रोकने के लिए हम लोग मिनिमम स्टील देते हैं। कंक्रीट तो फेल होगा ही होगा, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो रेनफोर्समेंट के सडन फेलियर को रोकने के लिए हम लोग AST मिनिमम प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो दिस इज द वन, इसको अपडेट कर लेना सब लोग। एंड द वैल्यू इज, ये हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं 250 के लिए ये हो जाएगा, 415 के लिए दिस, 500 के लिए दिस। कैसे कैलकुलेट किया? सो बाय यूजिंग दिस वन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। सो दैट AST मैक्स शुड नॉट मोर देन 4% ऑफ ग्रोस क्रॉस सेक्शन एरिया। 4%, तो 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो दिस वैल्यू कम्स 0.04 इंटू बी इंटू डी। ये इसलिए दिया जाता है कि अगर मैंने मान लीजिए बहुत ज्यादा रेनफोर्समेंट लगा दिया तो क्या होगा, रेनफोर्समेंट बहुत पास में आ जाएंगे और प्रॉपर कंक्रीटिंग नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर कंक्रीटिंग नहीं होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा तो कोई मतलब ही नहीं सारी कहानी का। बॉन्ड बना है तभी ये सारी बातें हो रही हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो जैसे मान लो मैं अगर क्या बोलते हैं, इसी चीज को मैं आपको क्वेश्चन में पूछता हूं। मान लीजिए अच्छा क्वेश्चन बनाने का सोचे एग्जामिनर और आपसे क्या क्वेश्चन पूछे, ध्यान से सुनना। अच्छा क्वेश्चन है, जिसने नहीं लिखा वो कॉपी करता रहे। क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मेरे पास, पहले मैं एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा हूं, हम ये जानते हैं कि भाई अगर मेरे पास में जो है AST लेस होता है, AST प्रोवाइडेड लेस होता है AST बैलेंस से, तो भाई मेरे पास सेक्शन अंडर एनफोर्स होता है और अंडर एनफोर्स सेक्शन में ये डक्टाइल फेलियर देता है, ये डक्टाइल फेलियर देता है। यस और नो? क्लियर है? क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्या बोला जा रहा है कि इन ए सेक्शन इन विच AST प्रोवाइडेड इज लेस देन द AST बैलेंस
the section is treated as a under enforced, the nature of section is the ductile failure. If in the above section, if strain compatibility condition is not satisfied, then the nature of failure of above section is, again I am going to repeat my statement, in the above section, if strain compatibility condition is not satisfied, then the nature of failure of this section is. या फिर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में बोल दूं, इन ए आरसीसी बीम, RCC under enforced beam, if strain compatibility condition is not satisfied, the nature of failure is, पहला लिखा गया डक्टाइल फेलियर, दूसरा लिखा गया ब्रिटल फेलियर, तीसरा लिखा गया है कैनॉट डिसाइड, पता नहीं तुम तो भी यही बोलोगे, इसमें नन ऑफ दिस लिख दो। आंसर मी प्लीज, जो बोलते हैं ना अच्छे क्वेश्चन, दिस इज द अच्छा क्वेश्चन। इन आरसीसी अंडर एनफोर्स बीम, इफ स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देन द नेचर ऑफ फेलियर ऑफ द बीम इज, टेल मी। यहां से ईएससी शुरू होता है ये वाली बातों से, दिस इज द बेसिक, वेरी इजी। टेल मी क्या आंसर होगा, 1 2 3 में से बताइए। जितने लोग लाइव हैं आंसर दो। पेपर जो है बहुत पास में, बहुत सारे पेपर है तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। क्या बात है, आंसर नहीं आया किसी का भी। अरे चंदन आज कि भाई आरसीसी अंडर एनफोर्स सेक्शन में स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर फेलियर नेचर कैसा होगा सेक्शन का। तो भाई स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन क्या कहती है, स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन सराउंडिंग कंक्रीट, और ये कंडीशन इंश्योर करती है बॉन्ड को, और यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्ड नहीं बना है। यही बोला ना, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन नॉट सेटिस्फाई हो रहा है। नॉट सेटिस्फाई होने का मतलब है कि स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्ड नहीं बना है। जब बॉन्ड नहीं बना है तो स्टील को लगाने का और नहीं लगाने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। जब बॉन्ड ही नहीं बना क्या फर्क पड़ता है वहां पे हो या ना हो। तो फिर नेचर ऑफ फेलियर, तब आरसीसी बीम भी पीसीसी की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि स्टील वहां पे लोड ही नहीं ले रहा। लोड लेने के लिए बॉन्ड चाहिए होता है ना, राइट। तो नेचर ऑफ फेलियर इज द ब्रिटल फेलियर, इट बिहेव लाइक इज द पीसीसी बीम। सेम कंसेप्ट आप लोगों के लिए भी है कि जब तक आपका और मेरा परफेक्ट बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि लोड पास नहीं होगा। क्लियर हो गया ना। इसलिए मैं बार बार इंसिस्ट करता हूं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए आपके और मेरे बीच में। जिस दिन ये सेटिस्फाई हो जाएगी, मींस प्रॉपर आंसरिंग होगा, क्वेश्चनिंग होगी, डिस्कशन होगा, उस दिन मान के चलिए कि सिंगल डिजिट रैंक की तरफ बढ़ते जाएंगे। और जब तक ये नहीं है तब तक दूरियां हैं, और दूरियां है तो फिर ब्रिटल फेलियर है। ब्रिटल का मतलब फटाक से फेल। क्लियर है। सो अपने चीज पे भी लगा सकते हैं। ओके तो ये हो जाएगा। क्या हो गया हमारे पास, दिस इज द मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। नाउ दिस इज द वन, ये हो जाएगा दैट इज द मिनिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। मिनिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का एज सच कोई क्राइटेरिया है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि हम कंप्रेशन में स्टील तभी लगाएंगे जब हमें जरूरत होगी, वरना अगर सिंगली है और अगर अंडर है और बैलेंस है तब तक तो जरूरत नहीं ऊपर लगाने की। ओनली हैंगर बार दे देंगे ताकि प्रॉपर जो है क्लोज लूप बना रहे, ठीक है ना। तो हैंगर बार को कंप्रेशन स्टील हम लोग बोलते नहीं है, और इसीलिए एएससी मिन जो होता है दैट इज 0, ये 0 रहता है।
कोई मिनिमम नहीं है। हैंगर बार को मैं कंप्रेशन स्टील में नहीं बोल रहा हूं, तो वो मैंने अलग से लिखवा रखा है। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जो होगा दैट इज द मैक्सिमम जो होगा दैट इज द 4%। शियर वाला ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको भी बता चुका हूं। सो द पॉइंट्स आर द सेम, सिंपल है, कुछ नहीं है। नाउ 7वां पॉइंट, 7th पॉइंट, 7 हो जाएगा एंड क्लियर डिस्टेंस एंड क्लियर स्पेसिंग। ये हो जाएगा मिनिमम थिकनेस ऑफ कवर, मिनिमम थिकनेस ऑफ कवर फॉर एंड रेन, मिनिमम thickness of cover at end of reinforcement of cover at end of reinforcement। end of reinforcement का मतलब है कि अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बना दूं तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे, ये कवर जो दिया जा रहा था वो हमारे पास में ये वाला था। लुक एट दिस, ये कवर जो था हमारे पास ये वाला। अभी तक हमने जो भी लिखा है दिस इज द नॉमिनल कवर, क्लियर कवर, ये जो भी हमने लिखा सारा ये वाला था। इफेक्टिव कवर भी ये वाला निकालते हैं। बट अब मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए मैंने रेनफोर्समेंट दिया इधर से, ये रेनफोर्समेंट दिया और मैंने यहाँ पे मान लो इसमें बेंड दे दिया। मेरा पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पे कितना कवर छोड़ा जाएगा, दिस इज द वन, दिस इज कॉल्ड एंड कवर, जो कि रेनफोर्समेंट के एंड पे होता है। साइड में, ऊपर नीचे, साइड के अंदर कितना होगा तो वो हम लोग जो है टेबल में लिख चुके हैं, फायर रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग लिख चुके हैं, वो सारा है। लेकिन रेनफोर्समेंट के एंड के अंदर, यानी कि जब मैं बीम बनाऊंगा, दिस इज द बीम सेक्शन, दिस इज द बीम सेक्शन, इस बीम सेक्शन में जब आप रेनफोर्समेंट देंगे तो आप ये बोलते हैं कि भाई हम बार जो है वो यहां से यहां तक लगा रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये डिस्टेंस हम कितना रख रहे हैं, दिस इज द वन, क्लियर। सो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो दैट इज एंड कवर जो है। अच्छा, ये जेईएन में पूछी हुई चीज है, सो याद रखना है ये। तो एंड कवर जो होगा दैट इज शुड नॉट लेस देन 25, एंड कवर जो होगा दैट इज should not less than 25 mm and should not less than 2 into phi. Phi is the dia of the bar. Phi is the dia of bar. चलिए, चलो नोट करो फटाफट। लो, मैं यहां से शो कर देता हूं 4th पॉइंट से। थोड़ा स्पीड बनाए रखो माय डियर, फटाफट लिखो जिसने नहीं लिखा है। सारे क्वेश्चन का कंक्लूजन और प्रॉपर नोट्स ही हैं, तो इन्हीं को अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा रहता है तो जगह वैसे छुड़वा रहे, सारी फैकल्टी छुड़वाती है, तो उसमें लिख लीजिए। अलग से दोबारा इनको बनाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें लग रहा है एक बार में याद नहीं हो रहा, उसको हाईलाइट कर दो, बार बार उसको पढ़ो। जो एक बार में याद हो गया दैट्स लिव इट। क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन जो एक से दो से एक बार में नहीं बना उसको 2 से 3 बार करो। जो एक बार में बन गया वो हमेशा ही बन जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ओनली डू द प्रैक्टिस, डू नॉट एवर ट्राई टू जस्ट नोट्स फ्रॉम हियर टू देयर एंड देन अगेन उसमें बना रहे हैं, फिर छोटे कर रहे। क्या लगा रखा है ये? पेपर 2 महीने बाद में है। जो सच्चाई है वो करो ना। ये बॉन्ड की बात तो आया था चंदन, हो जाएगा दैट इज क्वेश्चन लिखो फटाफट। डिजाइन ए
rectangular beam design a rectangular beam simply supported over a clear span, simply supported over a clear span 6 meter, subjected to superimposed load 30 kilonewton per meter if width of support is 500 mm. Support is 500 mm. Use M25 concrete. Use M15 concrete and Fe415 steel. Use M15 concrete and Fe415 steel. Assume clear cover 25 mm. चलो लिखो इसको। अंकित सर, आपने अंडर इनफोर्स सेक्शन में स्टील फेल फर्स्ट और फेलियर नेचर इज डक्टाइल और टेंशन फेलियर लिखवाए थे बट आप अभी ब्रिटल फेलियर बता रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए अंकित करे कंसेप्ट क्लियर है? क्या बोले यार अंकित जी? लास्ट में इसको कॉपी करते हो जब तक मैं अंकित के क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। अंकित का कहना ये है कि सर आपने जो है जब स्टार्टिंग में बताया था कि भाई हमारे पास में अंडर एनफोर्स सेक्शन जो रहता है, उस अंडर एनफोर्स सेक्शन में एएसटी प्रोवाइडेड कम रहता है एएसटी बैलेंस से, तो इसमें स्टील पहले फेल होती है और स्टील जो है पहले फेल होती है, फर्स्ट फेल होती है, और इसका जो नेचर होता है वो डक्टाइल फेलियर होता है और ये टेंशन फेलियर भी कहलाता है। यहाँ पे आप लोग ये बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सेम अंडर इनफोर्स सेक्शन है और ये आप बोल रहे हैं कि ब्रिटल फेलियर दे रहा है। कैसे? तो बेटा यहाँ पे मैं एक बात और भी तो बोल रहा हूँ कि भाई आरसीसी के अंदर यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक लाइन और ये भी तो बोल रहा हूँ कि भाई आरसीसी बीम जो कि अंडर इनफोर्स है उसमें स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये लाइन भी तो लिखी गई है। स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने का मतलब ये है कि वहां पे स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्ड नहीं बना है। जब बॉन्ड ही नहीं